हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी और आप मेरे साथ जुड़े हैं स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ थ्री फार्म बिल्स। यस, जो 2020 में सरकार ने पास किए थे और 2021 में उनको टेक बैक कर लिया है। तो क्या एनालिसिस है इस इन फार्म बिल्स की, इसके बेस्ड वोकैबुलरी क्या हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी लोग तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आराम से मिल सकते हैं। प्लस जो लोग जीके से रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। इससे जीके में क्वेश्चंस आपके आराम से पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, एनालिसिस समझते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी जान लेते हैं हम लोग इस लेक्चर के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये थ्री फार्म बिल्स हैं क्या। भाई हर जगह लिखा हुआ है फार्म बिल्स हैव बीन रिपील्ड, लेकिन ये थ्री फार्म बिल्स हैं कि ये तो पहले कोई बता दे मेरे को। राइट, तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। President recently signed off three bills about agriculture which were passed by the Indian Parliament in 2020। ये हम सबको पता है कि 2020 में ये बिल्स पास किए गए थे और सरकार ने इस साल उनको वापस ले लिया गया है। साइंड ऑफ मतलब क्या होता है, किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। जो लॉज लास्ट ईयर पास किए गए थे, सरकार ने इस साल उनको रद्द कर दिया गया है, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। करेक्ट। सेकंड लिखा हुआ है, पार्लियामेंट द बिल्स हैव met with a huge uproar by the opposition and have led to protests by farmers organizations across the country। जो बिल्स, अच्छा ये बताइए, सरकार ने जो अगर बिल्स पास किए थे तो उनका कुछ सोच समझ के कुछ मोटो रहा होगा इनको पास करने के लिए। राइट, उनके अलग कुछ वो होंगे, नोशंस होंगे इस बिल को पास करने के लिए। देश की भलाई के लिए किया, किसानों की भलाई के लिए किया। तो क्यों सरकार ने वापस ले ली इन बिल्स को। राइट, क्योंकि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने उसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया। उनको अपने खुद के इश्यूज लग रहे थे इन बिल्स को लेकर के, जिनकी वजह से उन्होंने उसको प्रोटेस्ट किया और सरकार को मजबूर किया कि वो जो है इन बिल्स को वापस ले ले। तो जो अप्रोर मतलब लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि किसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस, वो तैयार ही नहीं थे इन बिल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। राइट, सरकार अपनी तरफ से सही थी, किसान अपनी जगह सही थे। राइट, तो क्या इश्यूज थे वो सब हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। सरकार का किसानों ने बहुत विरोध किया, उन बिल्स के अगेंस्ट बहुत विरोध किया गया। ठीक है, जब प्रोटेस्ट मतलब नॉट इन फेवर या विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, ये गाइस सारे ही वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, ये वर्ड्स आपको रोज देखने को मिलते होंगे। करेक्ट। एक वर्ड जो साइंड ऑफ है, इसमें रिपील्ड भी लिखा हुआ है। आप बहुत रेपिटेटिवली ये वर्ड सुन रहे होंगे, रिपील्ड। रिपील्ड मतलब भी यही होता है, कानून, किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द कर देना, वापस ले लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था हमारा फार्म बिल्स का इंट्रोडक्शन। अब पहला फार्म बिल क्या है मेरे पास, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ऑल्सो नोन एज एपीएमसी। एपीएमसी क्या है, एपीएमसी है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। आप कई जगह एपीएमसी ही पढ़ते होंगे, आपको इस एक्ट का नाम भी आधे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। फैसिलिटेशन मतलब क्या होता है, फैसिलिटेशन मतलब होती है सहूलियत, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटेशन। ठीक है, तो ये जो पहला बिल है, सरकार ने सोचा था, जब हम किसानों के लिए सोचा उन्होंने, कि वो लोगों को ये फ्रीडम दी जाए कि वो जहां चाहे अपना ट्रेड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेड कर सकते हैं। चाहे वो इंटरस्टेट करना चाहे तो भी अलाउड है, इंटरस्टेट करना चाहे तो भी अलाउड है। वो जहां चाहे, फार्मर्स को ये फ्रीडम दी गई इस बिल में कि वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जहां चाहे वहां ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई सरकार ने तो अच्छा सोचा कि भाई फार्मर्स, किसानों को ये सुविधा दी जाए, ये फ्रीडम दी जाए, ये आज़ादी दी जाए कि जहां चाहे अपना माल बेच सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत हो गई भाई।
अच्छा, जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इश्यूज पर आऊं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या फर्क है? देखिए, इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्टेट, ठीक है। अगर पंजाब की बात करूं तो सिर्फ पंजाब में ही वो अपना राशन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेच सकते हैं। इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूं, मतलब वो आउटसाइड द स्टेट, पंजाब अगर करना चाहे तो वो यूपी के साथ, बिहार के साथ कहीं भी अपना प्रोडक्शन बेच सकता है, ठीक है। इंगेज मतलब किसी चीज में काम लगाना या गेट इनटू समथिंग, ठीक है, वो जिससे चाहे उसमें अपना प्रोडक्शन बेच सकते हैं, ठीक है। ये सरकार ने किसानों को सुविधा दी। ठीक भाई, तो किसानों के लिए तो अच्छी सोचा सरकार ने, तो फिर किसानों ने प्रोटेस्ट क्यों किया? किसानों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं ये करने से कॉर्पोरेटाइजेशन ना हो जाए एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि सरकार ने किसानों के माल के लिए, प्रोडक्शन के लिए कोई एमएसपी नहीं सेट करी थी, और किसान कह रहे थे कि हमको आप मिनिमम सेलिंग प्राइस बताइए। एमएसपी क्या है? मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस बताइए जिस पर मैं अपना राशन बेच सकूं। आप मुझे ये ना बताइए कि हमें कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है, हमको इसकी सुविधा मत दीजिए। ये हमको पता है कि कितने में कितना मिनिमम प्राइस मिलेगा मुझे बेचने पे। आप मुझे मुद्दे की बात ये बताइए। तो किसानों का जो विरोध था वो यही था कि आप मुझे एमएसपी बताइए, कितने में मुझे आप एक एमएसपी फिक्स कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप जो है मेरा जो जो अगर हम ये प्रोडक्शन इंटरस्टेट तो कर देंगे, लेकिन जब तक एमएसपी फिक्स नहीं होगी तब तक मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और इससे क्या होगा, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का। ठीक। दूसरा फार्मा का जो पॉइंट था वो ये था, नहीं कि किसान इतना पैसे वाला नहीं होता है, वो थोड़ा गरीब होता है, उसके पास इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे। मान लीजिए उसने खेती बाड़ी करी, 8,000 का सामान है और वो पूरी ट्रक लाद करके भेज रहा है पंजाब से बिहार। अगर 8,000 का सामान है तो 10,000 तो उसका भाड़ा ही चला जाएगा। इतना तो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इंटर स्टेट भेजे। करेक्ट। तो किसानों का ये भी एक बहुत बड़ा डर था कि भाई आपने सुविधा तो दी थी, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि हम अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अरेंज कर पाए। तो यहाँ पे यही लिखा, फार्मर्स डू नॉट हैव द मीन्स टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस, जिन्होंने प्रोडक्शन करी, जो खेती बाड़ी करी है, टू लार्ज डिस्टेंसेस, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि उस ट्रक का भाड़ा दिया जा सके। अल्टीमेटली दे विल बी फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स एट अ प्राइस लोअर दैट एमएसपी। तो अब क्या होगा, जब वो अपना सामान बाहर बेच नहीं पाएंगे तो उनको लोकल मार्केट्स में ही भेजना पड़ जाएगा। तो जब लोकल मार्केट पे बेचना पड़ जाएगा, अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं है, तो हो सकता है उनको उसके लिए पैसा कम मिले जो सामान वो बेचे। इस बात का इशू था, इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते सरकार के आगे कि ये जो बिल है इसमें फ्लॉ है और हम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। मतलब इसका ये हुआ कि सरकार के किसानों के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा। कंट्रोल जो है, ओनरशिप जो कंट्रोल है वो कॉर्पोरेट्स के पास चला जाएगा, ठीक है। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त, ठीक है। मीन्स मतलब साधन, साधन नहीं है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। ओके। सेकंड बिल मेरे पास क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब इसमें सरकार ने भी भला सोचा किसानों का। सरकार ने कहा कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं और प्राइसेस भी प्रीडिटरमाइन कर सकते हैं और उस पर अपना सामान बेच सकते हैं। भाई, आप जो है इंडिविजुअल्स के साथ, कंपनीज के साथ, फर्म्स के साथ, सोसाइटीज के साथ आप टाई अप कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनके साथ आप फार्मिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए और अपने प्राइस पहले से सेट कर लीजिए, बाद में कोई लफड़ा ही नहीं, ठीक है। उसी प्राइस पर आप बेचिए, चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो, फर्क नहीं पड़ता किसानों को। तो भाई सरकार ने अच्छा सोचा किसानों के लिए कि भाई ये ठीक है, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिए, पहले कितना अनुसार प्राइसेस पर अपना माल बेच दीजिए, ठीक है। और आप इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या इश्यूज आए सरकार वो किसानों को इस पर? पहली बात तो अश्योरेंस का, जिसके मतलब मैं आगे बढ़ूं, अश्योरेंस मतलब क्या होता है? पूर्ण आश्वासन देना या प्रॉमिस टू डू, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अश्योरेंस। प्रीडिटरमाइंड मतलब कोई चीज पूर्व निर्धारित
तय है कि आपको इतने पर ही माल बेचना है, फिर मार्केट से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पार्टेक मतलब हिस्सा लेना या इंक्लूड करना, राइट, उसको हम लोग कहते हैं पार्टेक। तो ये एक ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं गाइस जो आप लोग पेपर में रोज पढ़ रहे होंगे आजकल। आई थिंक हर न्यूज़पेपर में सबसे हेडिंग इसी चीज की रहती है। ठीक है, तो भाई सरकार ने तो सोचा अच्छा किसानों के लिए, लेकिन किसानों को क्यों नहीं भाया ये, क्यों प्रोटेस्ट करा उन्होंने इस सेकंड बिल कर को लेकर भी। भाई जो सरकार के द्वारा दिया गया जो बिल था, जो किसान विरोध कर रहे थे, उनका जो प्रिंसिपल कंसर्न था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, वो ये था कि किसानों में इतनी समझ नहीं है या उनको इतना नहीं पता है कि कैसे नेगोशिएट करते हैं और लोगों के साथ। स्पेशली जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है, रिच स्पॉन्सर्स की बात आती है, तो किसानों को लगता था कि वो इतने सक्षम नहीं है कि उनसे नेगोशिएट कर पाए, और इतने पावरफुल नहीं है कि वो कॉर्पोरेट्स और रिच स्पॉन्सर्स को फेस कर पाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर जब वो बात ही नहीं कर पाएंगे, अपना प्राइस ही नहीं सही रख पाएंगे, तो अल्टीमेटली किसान ही पिसेंगे। तो इस वजह से किसानों ने सरकार के दूसरे बिल पर भी विरोध किया। तो यहाँ पे क्या था, कॉर्पोरेट्स और रिच स्पॉन्सर्स में नॉट बी नेसेसरली पे अ फेयर प्राइस टू द फार्मर्स फॉर द प्रोड्यूस। तो उनको डर इस बात का भी था कि भाई जब हम लोग सही से नेगोशिएट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें जो डिजर्व करते हैं अमाउंट वो भी हमको नहीं मिलेगा, हमको अपना फेयर प्राइस नहीं मिलेगा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर के। तो इसलिए भी किसान इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा डर किसानों को था कि अगर इसमें कॉर्पोरेट्स इंक्लूड हो जाएंगे, रिच स्पॉन्सर्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी लैंड है वो जो है कैपिटलिस्ट के हाथ में पहुंच जाएगी, जो उनको अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था, राइट। तो यहाँ पे जो कंसर्न, एक वर्ड आप देख, द प्रिंसिपल कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो थी, वो थी चिंता का विषय था किसानों के लिए, कि उनके अंदर इतनी वो लोग इतने सक्षम नहीं है बातचीत करने में या किसी निर्णय में पहुंचने में या समझौता करने में, राइट। तो वो इस चीज को भी लेकर के थे। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, पूंजावादी, पूंजीवादी, राइट, जो पैसा लगाते हैं उनको कैपिटलिस्ट कहते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, शोषण करना। ठीक है, वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे फार्मर्स को अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि वो प्राइवेट ओनर्स होंगे। तो ये भी जो है एक इशू था फार्मर्स को, जो डर रहे थे वो कि हमें ये नहीं चाहिए बिल, राइट। Moving on to the third bill, Essential Commodities Amendment Bill 2020. इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिमिट्स ऑन फार्मिंग प्रोड्यूस टू बी बेस्ड ऑन अ प्राइस राइज इन द मार्केट। अब इसमें भी सरकार ने किसानों के लिए बेहतर सोचा, लेकिन क्या सोचा सरकार ने, सरकार ने कहा कि भाई जो कमोडिटीज के प्राइस हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस हैं, वो मार्केट लिंक्ड होंगे, मार्केट बेस्ड होंगे, और उसी के हिसाब से स्टॉक लिमिट्स रहेंगी। ठीक है, स्टॉक लिमिट्स जो होंगी वो मार्केट डिटरमिन्ड रहेंगी, मतलब आप कितना स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। ऑन फार्मिंग प्रोड्यूस टू बी बेस्ड ऑन अ प्राइस राइज इन द मार्केट। ठीक है, मतलब प्राइस राइज मतलब मार्केट लिंक्ड रहेंगी। लेकिन अगर सरकार चाहे तो स्टॉक लिमिट्स इम्पोज कर सकती है या थोप सकती है, अगर उसको लगता है कि 100% इंक्रीज हो गए रिटेल प्राइस में ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है, बागवानी उत्पाद, गार्डनिंग में जो आप खेती बाड़ी करते हो उसको हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस कहते हैं। अगर उसमें 100% इंक्रीज हो गए रिटेल प्राइस, तब सरकार चाहे तो स्टॉक लिमिट पर अपना थोप सकती है, मतलब स्टॉक लिमिट में एक लिमिट थोप सकती है, ठीक है, या इम्पोज कर सकती है। और अगर 50% इंक्रीज हो गया रिटेल प्राइस पे ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स में, तो भी सरकार एक्शन ले सकती है और स्टॉक लिमिट्स इम्पोज कर सकती है। नॉन पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, हमारे जो खराब ना होने वाले हों, जो आप रख के आराम से यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग नॉन पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सरकार ने जो है किसानों के लिए अच्छा सोचा कि भाई मार्केट बेस्ड रहेगा तो उनको मुनाफा भी काफी हो सकता है। लेकिन किसानों को क्या इश्यूज थे वो हम लोग देख लेते हैं। किसानों को एक्चुअली, अगर मैं एक बात और यहाँ पे बोलूं, सरकार ने क्यों सोचा ऐसा करने के लिए, देखिए जो जो बिल्स लाए गए थे वो इसलिए लाए गए थे क्योंकि अभी प्रेजेंटली हमारे कंट्री में 30% क्रॉप्स जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात, कुछ तो बाढ़ में निकल जाते हैं, कुछ सूखे पड़ने से नहीं हो पाते हैं, और कुछ जो फार्मर्स हैं उनके पास प्रॉपर होर्डिंग
या स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो अनाज है वो 30% वेस्ट हो जाते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है। सरकार को लग रहा था कि अगर हम इस 30% वेस्टेज को रोक सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने सोचा था कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर हमारी कंट्री में लाया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो मेरा वेस्टेज है वो खराब भी नहीं होगा और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी बढ़ेगी हमारी कंट्री में। ये सोच के सरकार ने ये बिल लाई थी। लेकिन यहाँ पे जो डर था किसानों को वो ये था कि जो चेंजेस हैं रेगुलेशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स में, वो प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी चीज उनको ये भी लग रहा था कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ गए या प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स आ गए, तो उनके पास भी स्टोरेज करने की पूरी अनुमति होगी। इससे क्या होगा, उनको इस बात का डर था कि होर्डिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी हमारे देश में, और जब होर्डिंग बढ़ जाएगी तो उनके हाथ से पावर चली जाएगी। जब हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स होंगे वही अगर सामान रखेंगे तो वो अपने हिसाब से सामान को होल्ड कर सकते हैं, और जब वो अपने हिसाब से करेंगे तो प्राइस भी अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन इसमें किसानों को क्या फायदा हो रहा है, वो हो सकता है अगर 100 बोरी हो तो 85 बोरी दिखा करके रेट डबल करके फायदा उठा लें, मिडिल मैन, राइट। लेकिन इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है, किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो किसान इसीलिए बार बार कह रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस आप मेरे को बता दीजिए, फिर आपको जो करना है करिए, राइट। तो यहाँ पे भी किसानों को इस बात का डर था, राइट, कि उनके हाथ से पावर चली जाएगी, होर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, और जब मिडिल मैन इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्टॉक है हमारे पास, या ओनरशिप में, लोकेशन में कहाँ क्या स्टॉक है, सरकार को पता भी नहीं होगा, और इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोग मिस यूज करना शुरू कर देंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, the changes in the regulation of stock limits were introduced to attract private sector foreign direct investment in agricultural industry. Additionally, the stock limit regulation will not be applicable to value chain participants. Plus, यहाँ पे सरकार ने ये भी कहा था जो स्टॉक लिमिट है वो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट पे अप्लाई नहीं करेगी, वो लोग जितना चाहे रख सकते एज पर दे कैपेबिलिटी, जितनी उनके पास जगह है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो उसके हिसाब से अपना स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, जो स्टॉक है वो रख सकते हैं। तो किसानों को इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। तो लिखा हुआ, if the stock limit remains within the installed capacity. Moreover, this would legitimize hoarding with the government having no information on the location and ownership of stocks. तो इस बात का भी इशू था किसानों को, राइट। तो अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, लेजिटिमाइज मतलब होता है किसी गैर कानूनी चीज को स्वीकार करना। क्योंकि अगर बताया जाए, मैं बोलूं होर्डिंग हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर होने लग गई तो किसानों को स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। होर्डिंग मतलब जमाखोरी करना, मतलब आप कोई चीज सीक्रेटली रख रहे हो और बिना बताए रख रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं होर्डिंग। आपने होर्ड कर रखा है 50 बोरी, लेकिन आप मार्केट में कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 20 ही बोरी है, तो 20 बोरी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ गए। इस तरीके से चलता है मार्केट, पूरी इकोनॉमी इस तरीके से चलती है। तो वो जो है किसान नहीं चाहते, किसान को इसमें अपना नुकसान दिख रहा था, राइट। इसीलिए किसानों ने इस वाले बिल को भी ऑब्जेक्ट किया, प्रोटेस्ट किया। तो गाइज, ये थे हमारे 3 फार्म बिल्स जो पहले पास किए गए थे, अब वापस ले लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एनालिसिस समझ में आ गई होगी, वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां मेरे से कनेक्शन वाली सारी आईडीज मिल जाएंगी, चाहे फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप नंबर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग मुझसे वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।